हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम किस पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये ये समझ गए। बोलूँगा नहीं, हमेशा वीडियो वीडियो में बोलता हूँ। इसको और इसको एकदम टकाटक रखिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा यार, बता रहा हूँ सब हो जाता है। अगर ये और ये फिट है ना, आपकी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह दौड़ेगी आगे, ठीक है। अब आज का वीडियो किसके ऊपर है, आपने चेकलिस्ट देख ही ली होगी। क्या देख ली होगी? थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में क्या था? चेकलिस्ट था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के वीडियो में क्या बताऊंगा, ये बताऊंगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। ये देखिए, नेशनल वीज़ा टू लिथुवेनिया चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाते हैं, और जो लोग ये बोलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाना चाहिए, वो पक्का देखिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ये देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये देखिए, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, आज का वीडियो की नेशनल वीज़ा की चेकलिस्ट क्या होती है लिथुवेनिया की, और टीआरपी की। मैंने आपको नेशनल वीज़ा की दिखाई, अब मैं आपको टीआरपी की दिखा देता हूँ। ये होता है आपका टीआरपी का चेकलिस्ट, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। ये आपकी है टीआरपी की चेकलिस्ट, ये देखिए, देखा आपने टीआरपी चेकलिस्ट, ये देखिए ऊपर लिथुवेनिया टीआरपी चेकलिस्ट ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना डिटेल भरना है। इसका मतलब क्या है? और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ये येस नो लिखा हुआ है। येस नो मतलब क्या होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डालते हैं उसको टिक करते हैं वहाँ पे, येस येस, और लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर आता है, ईमेल आईडी और लोकेशन आता है। आपकी जो फाइल बनती है टीआरपी की, उसमें ये डॉक्यूमेंट आएगा साइन किया हुआ। आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? ये डॉक्यूमेंट जो है टीआरपी का, ये इसमें साइन करके और येस नो लिखा हुआ, ये आपके फाइल का एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। तो इसको डालना भूलिएगा मत। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको घर में आराम से बैठ के चाय पीनी है, पकौड़े खाने हैं, फाइल का काम हमें दे दीजिए यार, आपके घर पे फाइल बना के भेजेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए, हमसे काम कराएंगे, पूरी फाइल एकदम गर्मा गर्म बनी हुई आपके घर पे कुरियर से पहुंचेगी, ठीक है। जो लोग हमसे काम कराते हैं उनको पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले टीआरपी, उसके बाद मैं नेशनल वीज़ा पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है? कंप्लीटेड एंड साइंड शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपका हो गया, तो उसमें यस कर दीजिए। 1 रीसेंट पासपोर्ट फोटो 35x45 कलरफुल वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड 35x40, याद रखिएगा। अब वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको पता ही होगा, पासपोर्ट फ्रेंड्स, अगर आपका ओल्ड पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 months आफ्टर द इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द टेरिटरी, ठीक है। वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या है? वीएफएस अप्रूव होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप वीएफएस अप्रूव नहीं कराएंगे, सस्ते के चक्कर में जाके कोई लेके आ जाएंगे, क्या होगा आपका? बहुत दिनों से मैंने बोला नहीं है, टाइम फिश, ठीक है। तो इट मस्ट बी वैलिड इन ऑल पार्टिसिपेंट स्टेट्स ऑफ द शेंजन एरिया। आपको जो करानी है वो पूरे शेंजन की करानी है। मिनिमम जो करानी है वो कितनी करानी है? 30,000 यूरोज़, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इतने का आपका होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा अच्छे पैसे खर्च करिएगा, अच्छी लीजिएगा। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, क्योंकि अगर समझ लीजिए भगवान न करे आपको कुछ वहाँ हो गया, तो अगर आपने अच्छी नहीं कराई होगी ना, तो या तो आप फ़ोन पे भागते फिरेंगे, आप तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कुछ हो चुका होगा, और बाकी वहाँ फ़ॉरेन में कोई फ़ोन करेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी बीवी बच्चों को लेके नहीं गए होंगे और उनको भी टेंशन में डाल देंगे कुछ हो गया, तो इसलिए इंश्योरेंस में पैसे खर्च करिए। 24/7 मेडिकल इमरजेंसीज कवर्ड होने वाला इंश्योरेंस करवाइए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है, मेरे पास आइए फ्रेंड, मैं बता दूंगा आपको कौन सा करना है, ठीक है। इसमें कोई पैसा भी लूँगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सी करानी है, वीएफएस अप्रूव्ड बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, अ रिपोर्ट ऑफ अ डिसीजन अडॉप्टेड बाय माइग्रेशन डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ लिथुवेनिया टू इशू अ रेजिडेंस परमिट इन लिथुवेनिया और अ रिपोर्ट ऑफ अ लॉस्ट रेजिडेंस परमिट कार्ड। समझ गया फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको ये दिखा देता हूँ, ये पढ़िए यहाँ पे जो नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। ये देखिए नंबर 5 में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला जो है, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? आप लोग समझ ही होंगे, चालाक लोग हैं। और रिपोर्ट ऑफ डिसीजन ऑफ माइग्रेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो मीडिएशन लेटर, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर जिसका, अगर समझ लीजिए आपका टीआरपी गुम हो गया है और आप लॉस्ट फिर से नया रीइशू के लिए कर रहे हैं, तो रिपोर्ट ऑफ द लॉस्ट रेजिडेंस परमिट कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो भी होगा, ठीक है। लास्ट में फ्रेंड देखिए, आपको साइन मार के
इसको अपने चेकलिस्ट में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, साइन आपको मारना पड़ेगा, साइन मान लीजिएगा। तो ये हो गया आपका टीआरपी का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आएंगे नेशनल वीज़ा पे। देखिए फ्रेंड, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए नेशनल वीज़ा के चेकलिस्ट पे मैं आ चुका हूँ। जो लोग नेशनल वीज़ा पे जा रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, अ रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ अ नेशनल वीज़ा कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको ये देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक लिंक है आपकी, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। इस लिंक से, जो लिंक आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए, इस लिंक से आपको मिल जाएगा visa.vrm.lt.epm, यहाँ से आप अपना भर सकते हैं। उसके बाद आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, कलर फोटो 35x45 mm, ठीक है। उसके बाद आपका मीडिएशन लेटर होगा, ठीक है। मीडिएशन लेटर इलेक्ट्रॉनिक सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। उसके बाद द मीडिएशन लेटर इज प्रोवाइडेड थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बैंक स्टेटमेंट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट वैलिड ड्यूरिंग द स्टे इन लिथुआनिया एंड ऑल इन द शेंजन कंट्रीज, मीडिएशन लेटर सबमिटेड, ठीक है। ये आप समझ गए। देखिए लंबा है, मैं ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 30,000 यूरोज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। 30,000 यूरोज़ आपका होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, समझ लीजिए वो पूरा स्पॉन्सरशिप दे रहा है, आपको होटल रहने के लिए देगा, सब कुछ रहने के लिए देगा, तो आपको होटल बुकिंग नहीं दिखानी है, ठीक है। लेकिन ये एम्प्लॉयर को लिखित में देना है। ये टीआरपी पे भी एप्लीकेबल है और ये नेशनल वीज़ा में तो 100% एप्लीकेबल है। समझ लीजिए, आपको अगर डाउट है तो फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप होटल बुकिंग भी इसमें दिखाना होता है। आप कब नहीं दिखाएंगे, कि जब आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा अपने कंपनी के लेटर पैड पे कि हाँ भाई ये इनका रहना खाना पीना मैं दे रहा हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक और चीज़ देखिए, जो नेशनल वीज़ा का जो चेकलिस्ट होता है, यही सेम आपका बाकी जिस भी कैटेगरी के नेशनल वीज़ा है उन पर भी एप्लीकेबल है। आप अगर एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, एज अ वर्कर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे किसी हाईली स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, तो नेशनल वीज़ा अगर लेके जा रहे हैं, यही है चेकलिस्ट, और कोई चेकलिस्ट नहीं है। कोई स्पेशल चेकलिस्ट में ढूंढिएगा, इसी चेकलिस्ट के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 40 यूरोज़ पर डे के हिसाब से आपको दिखाना है, ठीक है। एंड द फंड्स फॉर रिटर्न होने चाहिए, ठीक है। और आपको जो बैंक स्टेटमेंट है ये पिछले 3 महीने का लगाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 40 यूरोज़ पर डे, पिछले 3 महीने का आपको दिखाना है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि देखिए चेकलिस्ट में जो भी डिसीजन होता है नेशनल वीज़ा का, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स टकाटक हैं तो 15 दिन में ले लिया जाता है, मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं। 15 दिन नहीं तो मैक्सिमम 30 दिन, आप खुद देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 15 नहीं तो मैक्सिमम 30 दिन यहाँ पे देखिए। लेकिन इस पर कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपने फाइल सही से बनाई है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो अगर आप इसको सोच के बोलेंगे नहीं मेरा क्यों नहीं आया, एम्बेसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका हो गया टीआरपी और ये हो गया आपका नेशनल वीज़ा। अब देखिए फ्रेंड, इन दोनों में अब आप पूछेंगे यार टीआरपी में तो आपने दिखाया ही नहीं, क्या नहीं दिखाया? टीआरपी में आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाया नहीं। फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट लगाइए। मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं एम्बेसी हूँ, ठीक है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के पास पैसे है नहीं है? एम्बेसी को ये पता होना चाहिए कि भाई जिसको मैं वीज़ा दे रहा हूँ वो आदमी वहाँ जाके अपनी खुद की मदद कर पाएगा कि नहीं, और एम्बेसी को कैसे पता चलेगा ये? जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं भी है डालिए, वो आपके वीज़ा और टीआरपी प्रोसेस को हेल्प ही करेगा। उसकी वजह से आपका जो प्रोसेस होगा ना वो नेगेटिव नहीं होगा और पॉजिटिव ही होगा। अगर आपके चांसेस 50% होंगे तो 80% हो जाएंगे। तो ऐसा डॉक्यूमेंट आप लोग लगाने से कतराते क्यों? अगर बैंक में पैसे हैं लगाइए यार बैंक स्टेटमेंट। और देखिए फ्रेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ये जो गलत बैंक स्टेटमेंट लगाने की आप लोगों ने आदत डाली है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये गलत, देखिए गलत काम मत करिए आप लोग। एक बार अगर आप फंस गए और आपका वीज़ा अगर लग भी गया, समझ लीजिए 99% तो नहीं लगेगा, आप गलत डॉक्यूमेंट अगर लग गया तो बाद में रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो और बेकार चीज़ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं लिथुआनिया मेरा हो चुका था सब कुछ, टूरिस्ट वीज़ा पे जाने वाले थे वो। उन्होंने बोला सर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे गया तो एयरपोर्ट वाले ने मुझे वापस भेज दिया। मैं बोला यार ऐसा कैसे होता है आपका? बोला नहीं सर मेरा वीज़ा जब उन्होंने मैं जब एयरपोर्ट पे चेकिंग करने गया एयरलाइन पे, तो उन्होंने जब मेरा वीज़ा देखा तो वीज़ा मेरा कैंसिल हो चुका था और मुझे कोई मेल नहीं आई। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको मेल नहीं आई होगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, रात में
एम्बेसी वाले वहाँ पे आए, ठीक है, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो फॉर्ज थे। हमने फ़ोन नंबर पे कोशिश की थी कॉल करने की, बट जो फ़ोन नंबर दिया गया था उस पर कोई फ़ोन उठाता नहीं था। जो इन भाई साहब ने अपना फ़ोन नंबर दिया था वो जहाँ से इन्होंने वीज़ा कराया था मुझे नहीं पता, उनका नंबर था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। एम्बेसी ने मेल भी किया, इन भाई साहब ने अपनी मेल चेक नहीं की और बहुत आराम से बोल दिया कि भाई मैंने ईमेल चेक नहीं की। जब इनकी ईमेल चेक हुई, एम्बेसी वाले ने बोला कि इस डेट पे भेजा है, आके जब ईमेल को चेक किया गया तो उस डेट पे एम्बेसी ने बोला था कि आपका वीज़ा रिवोक हो गया है, कैंसिल हो गया है, आप ट्रैवल मत करिए। तो एम्बेसी कभी भी गलत काम नहीं करेगी फ्रेंड्स, एम्बेसी कभी भी वीज़ा ऐसे ही डिनाई नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती। आप खुद सोचिए यार, एम्बेसी वीज़ा क्यों नहीं देगी आपको? अगर एक आदमी भी उस कंट्री में जाता है, वहाँ ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू में एडिशन ही डाल रहा है ना, पैसे खर्च करके उस कंट्री को ही दे रहा है। तो वीज़ा तभी नहीं मिलता जब आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते। तो एम्बेसी को ब्लेम मत करिए। देखिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एम्बेसी बिल्कुल सही है, लेकिन पहले आप अपने आप को सही करिए, उसके बाद एम्बेसी को ब्लेम करिए, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा फ्रेंड्स, टीआरपी के ऊपर था। बैंक स्टेटमेंट सही लगाइए, ठीक है, और हर जगह लगाइए। टूरिस्ट वीज़ा में तो लगाना ही है, नेशनल वीज़ा मैंने आपको दिखा दिया। टीआरपी की एक और चेकलिस्ट है जिसमें बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो मेरे पास है नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको जो मेरे पास आएंगे मैं आपको टीआरपी वाली चेकलिस्ट भी दिखा दूंगा जिसमें बैंक स्टेटमेंट मेंशन्ड है 3 महीने का। वो मुझे अभी मिल नहीं रही है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाना डिसाइड किया, वो है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं तो मैं आपको टीआरपी, नेशनल वीज़ा दोनों की चेकलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल वीज़ा किसी भी कैटेगरी का हो, सुपर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्टूडेंट, रिसर्च, आपको यही चेकलिस्ट फॉलो करनी है, बैंक स्टेटमेंट लगाना, ठीक है। मैं टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।